चलो बच्चों बच्चों हम लोगों का ये चैप्टर चल रहा था फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटल स्किल। और इसी के चलते मैंने आपको 3 एक्सपेरिमेंट्स बताए थे कि वो कैसे हैं और उसमें अगर एरर आ जाए तो कैसे फाइंड आउट करनी है। उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं कि जो अगर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटे। और मैं आज आपको नेक्स्ट आपको पढ़ाने जा रही हूँ। फोर्थ आपका एक्सपेरिमेंट है इसमें। फोर्थ एक्सपेरिमेंट आप देखिए बेटा जी। ये है आपका न्यूट्रीस्केप। ये है आपका एक्सपेरिमेंट द मास ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट बाय द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। देखिए द मास ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट बाय द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है ये। इसको बताने के लिए मैं आपको ये बताऊंगी बेटे। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि आपको मास दिया हुआ है और उसका जो है हमें अ, 2 मास दिए रहते हैं। 2 में एक नोन होता है और एक अननोन होता है। जो अननोन है हमें उसका जो मान निकालना है। इस प्रैक्टिकल का मैं आपका वो बना रही हूँ। देखिए किस तरह से इस तरह से एक टाइप यहाँ पेस्ट होता है। देखिए रॉड होती है इस तरह से बेटा। फिर यहाँ पर आपके 2 स्प्रिंग रहते हैं और उन स्प्रिंग से रहते हैं मास। ठीक है बराबर सही से। ये दूसरा मास। देखिए इस तरह से आपका एक छत से ये जुड़ा हुआ ये किसी भी सख्त कह लीजिए यहाँ से बिल्कुल रिजिड होता है। यहाँ से बना हुआ एक रॉड है। रॉड से 2 तरफ स्प्रिंग लटके हैं। स्प्रिंग से 2 मास है। दैट इज आपका ये आपका M1 है। ये आपका M2 है। ठीक है बेटा जी। तो अब आपको पता है कि वेट क्या हो जाएगा M इंटू जी। ये हो जाएगा आपका M1 इंटू जी। और ये हो जाएगा आपका वेट क्या हो जाएगा बेटा M2 इंटू जी। ये आपका वेट हो गया W1 और ये वेट हो गया बेटा W2। तो इन 2 मासों में से एक तो अननोन है मान लीजिए। एक अननोन है और दूसरा नोन मास है। तो जो अननोन मास है मैं कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का यूज करके इसका मास भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। कैसे यूज कर सकती हूँ देखो। इस पॉइंट से जो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो मान लीजिए इधर आपका L1 है। ये डिस्टेंस जहां स्प्रिंग बना हुआ है और दूसरी तरफ है L2। देख रहे हो। तो इसमें क्या होगा बेटे कौन सा नियम। ये देखो बेटे जब ये मास नीचे की ओर लटकेगा तो इसमें टेंशन होगी ऊपर की तरफ। इस जगह पे टेंशन क्रिएट होगी। मान लीजिए दैट इज T1। और ठीक जब दूसरी तरफ स्प्रिंग से मास लटकेगा तो यहाँ पर टेंशन होगी T2 तनाव। ठीक है। तो जितना ये आपका W1 और जो ये आपका W1 है उसके बराबर T1 होगा। W1 बराबर T1 एंड T2 कितनी होगी बेटे नीचे W2 इजिकल टू T2। क्लियर। तो आपको बताइए। उसके बाद देखो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या कहता है आघूर्ण का जो नियम है सिद्धांत है कि अगर इस तरह से कोई सिस्टम है तो दो टॉर्क लगेंगे बेटे। इधर आपका लगेगा मान लीजिए इस तरह इस तरह से क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा मान लीजिए टॉर्क 1। एंड ये लगेगा बेटा इस तरह से दूसरे दूसरे मास की तरह वजह से इस पर इस तरफ लगेगा टॉर्क 2। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है कि जो राइट हैंड साइड पे लगा है टॉर्क T1 और लेफ्ट हैंड साइड पे लगा जो टॉर्क T2 और टॉर्क 2 है तो ये दोनों आपस में सेम होंगे। क्या कहता है ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ये कहता है टॉर्क 1 बराबर होगा टॉर्क 2 के।
तो टॉर्क क्या चीज है? डिस्टेंस क्या होता है? एफ इंटू एल कहते हैं। आपने पढ़ा है एफ इंटू आर डिस्टेंस। अगर ये जो डिस्टेंस है ये आपकी L1 है तो ये और लगने वाला टॉर्क क्या ये हो जाएगा आपका, ये वेट जो है W1 टेंशन जो है टेंशन क्रिएट हो जाएगी वो हो जाएगा कितनी हो जाएगी T1 L1 बराबर जो आपका राइट हैंड साइड लगा और लेफ्ट हैंड साइड जो लग रहा है वो कितना हो जाएगा। मान लीजिए टेंशन जो यहाँ पर क्रिएट हुई है वो कितनी है T2। तो T2 जो है आपका T2 इंटू एयर डिस्टेंस सबको पता है टॉर्क क्या होता है बल गुना जो ये आपका बल लगा टेंशन मान लीजिए और बल गुण सबको पता है टॉर्क क्या होता है बल गुना बल की दूरी। बल गुना ये बल लग गया टेंशन के बराबर और जो जहां से फिक्स है वहां से लगा गया दूरी वहां से लगी दूरी कितना है वो बल तो जो W1 था वो किसके बराबर हो गया इस पे लगी जो W1 था वो किसके बराबर है टेंशन T1 के। तो ये जो टेंशन T1 बल है और पुनः दूरी कितनी है मान लीजिए L1। तो क्या हो जाएगा बेटे T1 L1 बराबर ये आपका T2 L2। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक है बेटा। तो आप इस सिद्धांत से आप किसी भी वस्तु का क्या निकाल सकते हो मास निकाल सकते हो कि आपको पता ही है कि T1 क्या चीज है बताया तो मैंने आपको T1 इसमें आप क्या रख सकते हो बेटा जी। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन T1 की जगह मैं ऐसे रख सकती हूँ ओमेगा 1 L1 बराबर ये आपका पूरा 2 L2 ये रख दिया क्योंकि मुझे पता है कि कितना वेट 1 R1 वेट 2 L2 बराबर हो गए। और इस वेट की जगह क्या रख सकती हूँ मैं M1 G L1 इज इक्वल टू M2 G L2। G से G कैंसिल हो गया बेटा क्या आ गया आपका M1 L1 बराबर M2 L2। तो यानी कि अगर आपका सिस्टम दोनों मास में से आप समझ रहे बेटे दोनों मास में से अगर आपको एक तो नॉन है M1 M2 में से अगर एक मास नॉन है M1 तो आप दूसरा मास जो है वो क्या निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले में रख के क्या निकाल सकते हो मास भी निकाल सकते हो और अगर आप चाहो तो क्या निकाल सकते हो बेटा डिस्टेंस भी निकाल सकते हो है ना सेंटर से डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। और इससे आप रोटेशन भी निकाल सकते हो टॉर्क कपल सब चीज निकाल सकते हो बेटा देखा रोटेशन रोटेशन निकाल सकते हो आप क्या निकाल सकते हो रोटेशन टॉर्क टॉर्क यानी T1 ओके टॉर्क और क्या निकाल सकते हो कपल। अब आप कहोगे मैडम व्हाट इज द कपल तो बेटा क्या है when equal and opposite force at a particular distance आप समझ रहे हो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इक्वल और अपोजिट फोर्स जब काम करते हैं बता रही हूँ मैं आपको इसे खोलकर ये आपका कोई भी सिस्टम है उसने कहा कि दो इस पे जो है इक्वल और अपोजिट सेम फोर्स यानी एक तरफ ऊपर और उतना ही फोर्स नीचे इक्वल एंड अपोजिट यानी F फोर्स ऊपर और F फोर्स नीचे समझ लो बेटा इक्वल एंड अपोजिट मतलब मैंने इक्वल फोर्स ले लिया F अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है जो F फोर्स ऊपर लग रहा है इधर F फोर्स नीचे लग रहा है ठीक है। और डिस्टेंस ये है मान लीजिए R1 और दिस इज R2। तो मैंने क्या कहा कि जो जो ये आपका कपल बन गया क्या बन गया ये कपल। तो ये कपल का भी जो नेट टॉर्क है वो भी आप इस एक्सपेरिमेंट में निकाल सकते हो। कैसे निकाल लोगे आप यहाँ लिख सकते हो लिख देते हैं यहाँ लिख लीजिए टॉर्क नेट इजिकल टू यहाँ पे लिख लीजिए तो ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं टॉर्क टॉर्क नेट कितना होगा बेटे F R1 प्लस R2 इस वाले सूत्र से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या चीज है ये कपल है ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब लगे हुए हैं इक्वल फोर्स और अपोजिट फोर्स लगे हुए होते हैं जब एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस दैट इज इट इज कॉल्ड कपल।
ठीक है। आप इस कपल का नेट टॉर्क भी कैलकुलेट कर सकते हो बेटे जी इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए, ये काम आएगा आपको मतलब। कर लिया। आप लिख लीजिए इक्वल इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स at a particular distance is called couple is called couple। कपल कहलाता है ये जब आपका इक्वल और अपोजिट फोर्स जब किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड कपल। और कपल का जो नेट टॉर्क है वो मैंने आपको बता दिया बेटे इस तरीके से। हमें पता ही है जो टॉर्क हम जानते ही है क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू एफ इन टू आर होता है। जानते हैं कि नहीं हम एफ इन टू आर। तो अगर आपने नेट है, नेट आपका आर कितनी है, R1 प्लस R2 है, एफ आपको पता है तो दैट इज नेट टॉर्क ऑन दिस कपल। तो आप इस वाले एक्सपेरिमेंट में बेटे जी रोटेशन, टॉर्क, कपल और मास, डिस्टेंस ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ होगा ऊपर की तरफ, जब वेट नीचे को है, वेट नीचे को जा रहा है तो टेंशन कहाँ लगेगी, ऊपर दिखा। चला क्लियर। हटा दे बेटा, करो फटाफट। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर चल रहा था 4। ठीक है जी। अब आपका एक्सपेरिमेंट नंबर चलेगा 5। ये था आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 4। ठीक है, अब चलेगा आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 5। बता रहे बेटा आपका। देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जो है वो है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिटरमाइन करनी है। कॉफिशिएंट
एक्सपेरिमेंट नंबर 5, coefficient of viscosity okay, using by Stokes theorem. Using Stokes theorem. Using Stokes theorem. Coefficient of viscosity using Stokes theorem. देखिए बेटे, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बेटा जी पहले जो है ना, आपको ये बात पढ़नी होगी, ये बात समझनी होगी कि विस्कस जो लिक्विड है वो कैसा होता है। जब कोई बॉडी यहाँ पे हमारा सड़क पर जो चलती है, तो जैसे हम ही चल रहे हैं, तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है पीछे की तरफ, लगता है ना बेटा, जो हमें पीछे की तरफ करता है। और ठीक इस तरह से बेटा जी ये कह दीजिए कि जैसे वाटर है, ये मान लीजिए इस तरह से देखिए, ये इस तरह से पानी की लेयर्स हैं, ये एक लेयर है, ठीक है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, इस तरह से वाटर की, ठीक है। ध्यान रखिए कि जो ऊपर वाली लेयर चलती है, तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर पे फोर्स लगाती है जो इसकी गति का विरोध करती है, वो उसको क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स। यानी नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर पे क्या लगाती है, विस्कस फोर्स लगाती है, इसे रोकने का प्रयास करती है, ठीक है। और उससे नीचे वाली फोर्स, उससे जो जो उससे नीचे वाली लेयर है, वो अपने जो ऊपर वाली लेयर पे क्या लगाती है, विस्कस फोर्स लगाती है। समझ में आया बात बेटा, उसे रोकने का प्रयास करती है कि भाई रुक जा, विस्कस फोर्स कहलाती है। और तो जो इस तरह का लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड विस्कस लिक्विड, वो क्या कहलाता है, विस्कस लिक्विड। तो विस्कस लिक्विड आप इस तरह से कह सकते हैं बेटा जी कि फ्रिक्शन फोर्स, देखो जो सॉलिड होता है, सॉलिड में अगर इस तरह की कोई बॉडी पड़ी है यहाँ पे, जब वो गति करती है, मान लीजिए एम है कि अगर यहाँ गति करेगी, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सॉलिड जो अपने में पीछे की तरफ अगर आगे गति करती है, वेलोसिटी है इसका आगे, ठीक है, मूवमेंट है आगे, वेलोसिटी मूवमेंट, तो पीछे की तरफ क्या होता है बेटे, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो क्या करता है, इसकी रोकने की कोशिश करता है। ठीक है जी, ये सॉलिड में, और ये इस तरह से, ये क्या है, ये लिक्विड में है। अगर ये इसकी बिल्कुल सतह है जहाँ पे पानी बह रहा है, ऐसे 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 इतना पानी बह रहा है ऊंचाई तक, तो यहाँ कहीं पहली लेयर होगी या दूसरी लेयर, तीसरी, चौथी, पांचवी लेयर, पानी की इस तरह से लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये जो विस्कस फोर्स है, ये कैसे लगता है, टेंजेंशियली। जैसे मान लीजिए लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 जो है वो आप कॉन्टेक्ट में, ये यहाँ देखिए, मान लीजिए ये आपकी जो नीचे की जो सतह है, उससे एक्स दूरी पर है, और उससे ऊपर वाली सतह पे जो लेयर है, ऊपरी वाली सतह, वो है एक्स प्लस डी एक्स। यानी इनके बीच की जो थिकनेस है वो कितनी है, दो लेयरों के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज डी एक्स। समझ रहे बात को। और अगर आपने, पहले ये बताइए, विस्कस फोर्स समझ गए ना आप, जो नीचे वाली परत ऊपर वाली परत पर एक बल लगाती है, जो उसको उसको चलने का फोर्स करती है, रोकने की कोशिश करती है, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स, ए एफ वी। क्या कहलाता है वो, विस्कस फोर्स, ठीक। और उसके बाद
यहां से अगर मैं इसकी एक लेयर की डिस्टेंस x है और उससे नेक्स्ट लेयर की डिस्टेंस x प्लस डी एक्स है, तो मेन इनका जो डिफरेंस है वो कितना हुआ, x प्लस डी एक्स माइनस एक्स यानी dx। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, dx। तो जो है फैक्टर है आपका, जो विस्कस आपका विस्कस फोर्स है बेटे, विस्कस फोर्स किन किन बातों पर निर्भर करता है ये देख लीजिए आप। विस्कस फोर्स डिपेंड करता है ए पर। व्हाट इज द ए, एरिया ऑफ दिस लेयर। ठीक है, एरिया ऑफ दिस लेयर नंबर एक इक्वेशन आप यहां लिख लीजिए, एरिया ऑफ लेयर। ठीक है, पहला विस्कस फोर्स ए पे निर्भर करता है। दूसरा विस्कस फोर्स डिपेंड करता है बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट। आप कहो आप, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, दूरी के साथ जो समय का डेरिवेटिव है, दूरी यानी dx के साथ समय का डेरिवेटिव, ये आप कह लीजिए, सॉरी जो वेलोसिटी का है, ये आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का समय दूरी के साथ, जो वेलोसिटी आपका वेग है उसका जो समय दूरी के साथ जो dv अपॉन जो dx है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट को आप इसे ऐसे लिखियो, ए dv अपॉन dx। अब यहाँ लिख लो ब्रैकेट में वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, विस्कस फोर्स जो है किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, पहला एरिया पे। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है, ये पहली थी ये दूसरी है, दोनों इक्वेशंस को समराइज कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटे, विस्कस फोर्स एफ बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए इंटू डीवी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और जब मैं इसको खोलूंगी प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट तो क्या आ जाएगा बेटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज इंटरवल ए और dv अपॉन dx। व्हाट इज दिस, दिस इज जो नीचा है, दिस इज विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, दिस विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। ओके, ऑफ लिक्विड, एरिया ऑफ द लेयर और dv अपॉन dx दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब ये जो dx है, ऊपर वाली परत की जो वेलोसिटी है, किसके रेस्पेक्ट में, dx डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि विस्कोसिटी कोएफिशिएंट जो है लिक्विड का, आप इस तरह से निकाल सकते हैं, एफ बी दैट इज विस्कस फोर्स। अगर आपको बात पता है, एरिया पता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पता है, तो आप नीचा निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है बेटा जी स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, स्टोक्स थ्योरम बेटा, स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, स्टोक्स थ्योरम होती है यदि किसी लिक्विड में इस तरह से अगर कोई, यहाँ पे लगाते हैं, ये इस तरह से किसी लिक्विड में अगर मैंने कोई गोली डाल दी, ठीक है, ये इस तरह से, तो उस पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स है वो कितना होता है, वो स्टोक्स थ्योरम के द्वारा पता चला था, कितना होता है, विस्कस फोर्स इस गोली पे कितना लगेगा, 6 पाई ईटा, 6 पाई ईटा r into v. What is the r? Radius of this sphere, and this is viscosity coefficient, and this is the velocity of ball, जितनी वेग से ये पानी में अंदर जा रही है, that is the velocity of ball, क्या लोग fall velocity, velocity of small sphere, small sphere कह रही हूँ, गोली sphere। ठीक है बेटा, ये क्या है, स्टॉक्स, दिस इज स्टॉक, स्टॉक्स लॉ, ये क्या है, स्टॉक्स लॉ के द्वारा जो विस्कस फोर्स है वो इतना होता है। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन में विस्कस फोर्स और इस इक्वेशन से विस्कस फोर्स अगर कंपेयर कर दूं तो आपका
बहुत सारी चीजें जैसे निकल जाएंगी, आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये देखिए, अगर स्टॉक्स थ्योरम है, स्टॉक्स थ्योरम का भी ये ये भी निकाल सकते हैं बेटे आप। स्टॉक्स थ्योरम ये होता है विस्कस फोर्स बराबर 6 पाई मीटर आर में। अगर आपको विस्कोसिटी कोएफिशिएंट मीटा निकालना है, तो अगर आपकी वी दे रखी है, आर दे रखी है, तो इसमें रख के वैल्यू और विस्कस फोर्स की वैल्यू रखी है, तो आप तब विस्कोसिटी कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। और अगर वी के स्थान पर आपको एरिया दे रखा है, और मतलब आर के स्थान पे एरिया लेयर का दे रखा है एरिया, और दे रखा है वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो आप जो है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप दोनों ही इस एक्सपेरिमेंट को विस्कस फोर्स निकाल सकते हैं, बताओ। विस्कस फोर्स निकाल सकते हैं, सॉरी विस्कस फोर्स से विस्कोसिटी कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं नीटा, दोनों फॉर्मूला। इस वाले फॉर्मूले से भी नीटा निकाल सकते हैं, और इस वाले फॉर्मूले से भी नीटा निकाल सकते हैं। ठीक है। एक तो ये है बेटे। और एक और चीज जो मुझे इसमें बतानी है, एक एक्सपेरिमेंट और भी होता है इसी से रिलेटेड। इतना देख लीजिए पहले। ये तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूजिंग स्टोक्स थ्योरम है। एक जो है वो है आपका डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी a given viscous liquid by measuring terminal velocity of the given spherical spherical ball। कोई बॉल है स्फेरिकल बॉल, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कर लिए बेटे? समझ में आ गया सबको? हटा रहे हैं बेटा मैं। देखिए इसी में ही एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में ही एक तो ये आपका विस्कोसिटी कोएफिशिएंट स्टोक्स थ्योरम, और इस तरह से यूजिंग वेलोसिटी ग्रेडियंट यूज करके निकाल सकते हैं। और फिर आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक टर्मिनल वेलोसिटी के पदों में भी निकाल सकते हैं। देखिए तो इस तरह का एक apparatus दिया रहता है। और ये ये आपका लिक्विड देखो जी, ये आपका क्या है, लिक्विड है। ये आपका थर्मामीटर है। ये आपका स्पीयर है। ठीक, ये आपका ग्लास है।
और ये आपका बेटा यहाँ पर जो है स्केल होता है। ठीक है बेटा, दैट इज स्केल। और अब आपका जो ये टॉपिक है इसमें आपने यूज करना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए गिवन, ये यहाँ से यूज करिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए गिवन, ऑफ ए गिवन विस्कस लिक्विड बेटा बाय मेजरिंग, मेजरिंग टर्मिनल वेलोसिटी of a given spherical body, of a given spherical body, spherical body। ठीक है बेटा, देखिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए बेटा। इसी में क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है, ऑफ ए गिवन विस्कस लिक्विड, विस्कस लिक्विड का नीटा निकालना है, बाय मेजरिंग टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए गिवन स्फेरिकल बॉडी। अगर किसी बॉडी की आपको टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है, यानी कि वीटी दे रखी है, तो आप विस्कोसिटी कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। ये भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट भी लैब्स में रहता है बेटे, कि आपने इस बीकर में का एक ग्लास लिया, ग्लास में एक विस्कस लिक्विड ले लिया, ठीक, इसमें भरा है विस्कस लिक्विड, और ग्लास की जो ये ग्लास है उसमें ये बना रहता है स्केल इधर। ठीक है, ग्लास में क्या है, बना रहता है स्केल, जिससे कि आप रीडिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक तरफ लगा, एक तरफ इधर देखिए, इसको इससे ज्वाइंट कर दीजिए इस तरह से, एक ज्वाइंट रहता है, ये क्या रहता है, थर्मामीटर, इससे ज्वाइंट रहता है। एक थर्मामीटर लगा रहता है जो इसके टेम्परेचर को नोट करता है। देखो बेटे, क्या कहता है, ये कैसा होता है, कैसे प्रैक्टिकल संभव है। जब हमने एक कोई भी स्फेरिकल बॉडी ऊपर से इस विस्कस लिक्विड में डाली, तो जो इसकी हाइट है ग्लास की, जहां तक लिक्विड भरा है विस्कस लिक्विड, उसके 1/3 हाइट तक, 1/3 हाइट तक जो है क्या होता है, ये जो गोली है, ये जो बॉडी है, वो mg फोर्स के अंडर, mg फोर्स यानी ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, mg यानी ग्रेविटेशन फोर्स आप कह सकते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स 1/3 हाइट तक mg जो है, यानी ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर लिक्विड में गिरती है, लिक्विड में गिरती है। और उसके बाद बेटे, पहले जब बॉडी को लिक्विड में डाला गया, विस्कस लिक्विड में, तो वो पहले तो ग्रेविटेशन फोर्स जो खींच रहा था उससे अंदर गई, कहां तक, जहां तक इस लिक्विड की 1/3 हाइट थी। कितनी थी, 1/3 हाइट। लेकिन जैसे ही वो 1/3 हाइट को अचीव कर लेती है, उसके बाद ये जो बॉडी है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बेटे वो नीचे की ओर गिरने लगती है। आप कहोगे मैडम कांस्टेंट फोर्स कैसे हुआ, तो भाई ये वाला जो लिक्विड है, ये भी तो बाइंसी फोर्स लगवाएगा, उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ, एक लिक्विड लगाएगा उत्प्लावन बल,
यानी एफ, ये कौन कौन से फोर्स हो गया इसके ऊपर, ऊपर नीचे की तरफ कौन सा हुआ, कौन कौन सा फोर्स हुआ, फोर्स mg वाला ग्रेविटेशन फोर्स कह लो, और ऊपर कौन सा हुआ, बाउंसी फोर्स, और दूसरा कौन सा फोर्स लगा बेटा, विस्कस फोर्स, दैट इज विस्कस फोर्स, एफ बी एंड एफ वी ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ लगा आपका ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। बायोन्सी फोर्स और विस्कस फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है, दैट इज एफ अंडर ग्रेविटेशन फोर्स, यानी mg कह लो इसको। ये क्या कर देते हैं, ये mg वाला जो फोर्स है, ये ऊपर की तरफ लगने वाले दोनों बलों को आपस में बैलेंस कर लेते हैं। जैसे ही बैलेंस करते हैं, बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे की ओर लिक्विड में गिरने लगती है, ठीक है। और जैसे ही आपको टर्मिनल वेलोसिटी के लिए आता है, देखिए मैं आपको लिख देती हूँ कि अगर टी टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर के लिए जो विस्कोसिटी के साथ जो ये है वेरी करता है, क्या चीज विस्कोसिटी, पहले आप ये लिखिए, जो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, वी टी इज इक्वल टू 2g r² ब्रैकेट में रो डी माइनस रो एल अपॉन 9 मीटर। आपको पता ही है, जी इज द ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, आर इज द रेडियस ऑफ द बॉडी, और दिस इज रो, रो बी यानी बॉडी की डेंसिटी होती है, ये रो बी यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी, और रो एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आप समझ गए क्या चीज है ये, बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी, इस वाले फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। और अगर आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी है और विस्कोसिटी पूछा है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट पूछा है, तो आप इस वाले फॉर्मूले में रखिए, टर्मिनल वेलोसिटी का मान यहाँ रखिए, और क्या निकल जाएगा इससे बेटा, नीटा, तब आपका नीटा इधर आ जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा। आप ये यूज कर लीजिए, नीटा इज इक्वल टू 2g r² रो बी माइनस रो एल अपॉन 9 bt। ओके, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्लियर। ये आप लिख लीजिए, मीटा इज द विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। क्लियर हुआ बेटे। और आपको एक और चीज भी बता दूं बेटा जी, ये जो थर्मामीटर लगा है टेम्परेचर के लिए, जो लिक्विड भरा है उसके जो टेम्परेचर के लिए, वो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट से कैसे कैसे वेरी करता है, देख लीजिए। अगर आप टी को बढ़ाते हैं, यानी टेम्परेचर ऑफ लिक्विड बढ़ाते हैं, तो ये जो आपका विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है ये कम हो जाता है। याद रखिएगा, अगर आप टेम्परेचर ऑफ लिक्विड बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कम हो जाती है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो अगर इसमें किसी गैस के लिए लिया गया, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ गैस जो है वो बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह से बेटा जी, प्रेशर है, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो
विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड ये बढ़ गया, और अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ गैस है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बढ़ाओ घटाओ नो चेंज, नो चेंज। ठीक है बेटा, याद रहेगा। किस तरह से टेम्परेचर के साथ ये वेरी करता है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो आपका विस्कोसिटी कोफिशिएंट है श्यानता गुणांक घटता है लिक्विड का, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का श्यानता गुणांक बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ाने से लिक्विड का विस्कोसिटी कोफिशिएंट बढ़ता है। प्रेशर को कोई भी चेंज कर लीजिए, गैस का जो श्यानता गुणांक है वो फर्क नहीं होता, उसमें नो चेंज, हैज नो चेंज। इसके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बेटे क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चंस जो आ रखे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से पूछे गए। ये सबने कर लिया बेटे, हो गया सबका क्लियर, सबको क्लियर हुआ एक्सपेरिमेंट। बता रही हूँ, इससे क्वेश्चन जो आए हैं वो बता रही हूँ बेटा, ये बताया जो मैंने अभी ये चीज इससे रिलेटेड क्वेश्चन से है। क्वेश्चन नोट करें, हाउ डज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस how does the viscosity of liquid and gases change? ठीक है, तो अब आपका जो आंसर रहेगा वो लिख लीजिए, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज, आंसर लिखिए, द viscosity of liquid डिक्रीज घटती है, अभी बताया भी था मैंने आपको, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, while that of gases, while that of gases
with increase in temperature, समझ में आई बात बेटा? while that of gases increases, जबकि गैसों में ये बढ़ती है with increase in temperature, with increase in temperature. The viscosity of liquid increases with increase of pressure. now लिखिए the viscosity of liquid increases with increase of pressure. With increase in pressure. अभी बताया मैंने आपको बेटे। और जबकि गैस में प्रेशर बढ़ाने के साथ विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, तो आप देखेंगे द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस डज नॉट चेंज विद प्रेशर। द विस्कोसिटी of gases does not change the viscosity of liquid increases with the increase in pressure and the viscosity of gases does not change with pressure। जैसे मैंने अभी बिल्कुल आपको बताया ही था बेटा जी, जब T बढ़ता है तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड घटती है, जब T घटता है उसके लिए गैसेस के लिए T बढ़ता है तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ गैसेस भी बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड कैसा होता है ये जो है आपका द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रेशर, जब बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया, और जब मैंने कहा इन एन जी पर विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस पर कोई चेंज नहीं पड़ता। ओके बॉस, सबने नोट किया? ये क्वेश्चन और है, और लिखिए बेटा। ये हटा दे। क्वेश्चन है व्हाई डज ए हॉट वाटर
तो why does a hot water move faster, move moves faster than cold water? मतलब क्या मतलब हुआ इसका? बताइए कि जो ठंडा गर्म पानी है वो गर्म ठंडे पानी के बजाय तेज चलता है, ऐसा क्यों? It is become that viscosity of hot water is smaller than the cold water, बेटे जो हॉट वाटर की जो विस्कोसिटी है वो कम होती है। समझ रहे हो बात को? विस्कोसिटी कम होती है। तो विस्कोसिटी कम होने से क्या है? विस्कोसिटी अगर कम है, इट इज विस्कोसिटी ऑफ हॉट वाटर स्मॉलर देन द कोल्ड वाटर। आंसर देखिए, इट इज बिकम, ऐसा होता है, इट इज बिकम के बजाय बिकॉज, इट इज बिकॉज, ऐसा होता है क्योंकि, इट इज बिकॉज दैट द विस्कोसिटी ऑफ हॉट वाटर इज स्मॉलर, छोटी होती है, देन कोल्ड वाटर। विस्कोसिटी कम होती है किसकी? हॉट वाटर की। और जिसकी विस्कोसिटी क्षमता कम होगी उसका विस्कस फोर्स भी कम होगा। जब विस्कस फोर्स कम होगा तो वो जल्दी भागेगा, क्योंकि विस्कस फोर्स क्या करता है? पानी की जो वेलोसिटी को रोकने का प्रयास करता है। एक तरह फ्रिक्शन फोर्स ही है, पानी की लेयर्स में जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। और अगर मैं सॉलिड्स में देखूं तो फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है बेटे। हो गया बेटे? आपका एक्सपेरिमेंट, ये जो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर कितना होगा आपने कर लिए थे? बेटा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है सिक्स्थ, यंग्स मॉडल of elasticity of the material of a metal wire. Young's model.
मटेरियल ऑफ ए मेटलिक वायर। Young's modulus of elasticity of a material of a metallic wire। ये देखो बेटे लैब में ये भी एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि यंग्स मॉडुलस निकालते हैं। वो कैसे रहेगा इसका मैं बता देती हूँ। इस तरह से एक रिजिड वायर है, यहाँ से दो वायर कनेक्टेड है। ये आपकी वायर इसकी तरह से ऐसे ले लीजिए और ये आपको दो इस तरह सिस्टम है आपका। और यहाँ से आपका है एक स्प्रिंग दैट इज वेट लगता है इस तरह से। ठीक है बेटा। और एक इस तरह से यहाँ पर एक वायर और है दैट इज एक्सपेरिमेंटल वायर, एक्सटेंशन वायर। ये इस तरह से सेकेंड यहाँ से लगता है स्लोटेड वेट, स्लोटेड वेट है ये। लिख लीजिए स्लोटेड वेट। और that is dead load, this is dead load। ठीक। ये आपका हैंगर है बेटा भी यहाँ पे वहां रखा हुआ है जिससे हैंगर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक इस तरह से ये यहाँ से कनेक्ट है इस तरह से बेटा भी। यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, पेच पेच बना है ये होल पेच इस तरह से पेच है। और स्पिरिट लेवल है ये इसका स्पिरिट लेवल। ठीक है बेटा। दैट इज पिच स्केल। पिच स्केल होगा बेटा। और ये जो है किससे जुड़ रहती है यहाँ पर ये यहाँ देखो बेटा यंग्स मॉडुलस निकालना है इलास्टिसिटी का। तो यहाँ पर आपका स्ट्रेटेड वेट काम किया है। जब वेट बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा बेटा ये आपका इलास्टिक होता जाएगा, नीचे खींचेगा। नीचे खींचेगा तो क्या होगा जब इलास्टिक उसमें होगा, इलास्टिक का गुण होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होगा। और उसे अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैंने एक वो ले लिया कोई पेज, पेज में या तो मैं क्या चीज नाप लूं वर्नियर कैलिपर्स या फिर आपका स्क्रू गेज की हेल्प से जो है मैंने इसका डायमीटर ये नाप लिया। यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट जिसे मैं पिच स्केल भी कह दूंगी, पिच स्केल। ठीक है बेटा जी। और एक्सटेंशन वायर हो गई। यहाँ पर फोर्स लगा F1, यहाँ पे फोर्स लगा F2। ये जो एपरेटस है आपका सर्च एपरेटस है, ये पूरा जो एपरेटस है ये यहाँ पर बीच में बबल होता है, एयर बबल, एयर बबल। ठीक है बेटा। एयर बबल होता है।
यहाँ आप कह लीजिए डिस्क है यहाँ पे। तो देखिए कि कैसे होगा कि आपने देखो एक तरफ बेटा वेट लटकाते गए, यहाँ पे आपने वेट लटकाया, वो जब आपका नीचे किया इसमें इलास्टिक पैदा हुआ, इलास्टिसिटी हुई यहाँ पर। तो दो चीजें होती हैं, वेट लटकाने से इस पे फोर्स लगा, फोर्स यानी फोर्स क्या ये इसके एरिया पे फोर्स लगा, वो आपका हो जाएगा स्ट्रेस। क्या चीज हो जाएगा? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है बेटे? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी F बटे ए। क्लियर? फोर्स अपॉन एरिया। और फिर जो आप पिच की हेल्प से नापेंगे वो क्या चीज होगा? पिच की हेल्प से नापेंगे, जब वेट बढ़ाने से उसमें कुछ ना कुछ फर्क आएगा उसके लेंथ में, तो पिच से हमने क्या नापा? डेल्टा एल। डेल्टा एल बटे ओरिजिनल एल, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। क्या चीज निकाली हमने? स्ट्रेन। ये होता है डेल्टा एल बटे एल, सब लोग जानते हैं ये चीज। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन क्या चीज होती है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो मैंने ये निकाल दिया स्ट्रेन। और आपको पता है यंग्स मॉडुलस क्या होता है बेटा जी? यंग्स मॉडुलस जो मुझे निकालना है, दैट इज वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जानते हो? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस आपको पता ही निकल गया एफ अपॉन ए करके, और स्ट्रेन निकल गया पिच से। दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे लिख लीजिए, सल्स एपरेटस। ये कौन सा एपरेटस है? सल्स एपरेटस। आपने लैब में अपने देखा भी होगा बेटा सल्स एपरेटस। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं बेटा जी? आप यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हैं। जब इसका हम वेट बढ़ाते गए, वेट बढ़ाने से फोर्स बढ़ा, फोर्स बढ़ा, और फोर्स बढ़ने से ये जो इसके बीच में पेंच रखा हुआ है, पेंच के साथ मैंने बांधा हुआ है क्या चीज? या तो स्क्रू गेज बांधा है या वर्नियर। तो मैंने स्क्रू से अगर नापा है तो स्क्रू गेज से मैंने इसका डेल्टा एल निकाल दिया, वेट बढ़ाने से एल कितना, एल में क्या बढ़ा चेंज किया हुआ, डेल्टा एल निकाल दिया। तो मैंने डेल्टा एल बटे एल किया तो क्या चीज आ गई? स्ट्रेन आ गई मेरे पास। और फोर्स अपॉन एरिया ले लिया मैंने, दैट इज एरिया। इसका फोर्स अपॉन एरिया ले लिया, वो आ गया स्ट्रेस। ठीक है? तो स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस क्या होता है बेटे? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो पहले स्ट्रेस जो निकालना था उतने बटे स्ट्रेन इज इक्वल टू, मैंने मेरा निकल गया सेल कैरेक्टरिस्टिक से यंग्स मॉडुलस। ये देख लीजिए, कर लीजिए बेटा जी। और इसी में आप एक ग्राफ भी होता है, ये कर लीजिए, मैं फिर से हटा के ग्राफ बता देती हूँ आपको। देखिए, आदू कर लिया सब बेटा। देखिए, स्ट्रेस, स्ट्रेस और स्ट्रेस और इलास्टिक रीजन, और उससे आगे बढ़ा तो प्लास्टिक रीजन।
इस तरह का एक ग्राफ होता है बेटा। ये इस तरह से देखो, ये वहां तक, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, और ऊपर बढ़ के यहाँ आया, और फिर थोड़ा ऊपर बढ़ा, और फिर सीधे से ये इस तरह बढ़ के डाउन हो गई। लीनियर एंड यहाँ पे लिखे, ये जो पोर्शन है वो क्या है, लीनियर एंड इलास्टिक। ठीक है। और देखो लास्ट में जब इलास्टिक और बड़ा इलास्टिक दस, तो अगर हम पीछे बढ़ाए तो ये यहाँ आता है कहीं बेटा, यहाँ पे बी पॉइंट में। और यहाँ ए पॉइंट आ जाता है, उसके बाद ये घटने लगता है इसका इलास्टिक का, और यहाँ पर आगे ये टूट ही जाता है। ये जब घटने लगता है ना, तो वो इलास्टिक एरिया खत्म होके क्या हो जाता है, प्लास्टिक रीजन में आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और जहां पर टूट जाता है दैट इज फ्रैक्चर पॉइंट। इस तरह से बेटा जी। देखिए बेटा, समझे, ये ग्राफ है आपका बेटा। यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड आपको ग्राफ, जिससे रिलेटेड कोई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। हो गया बेटा सबका, फंसा दें। तो देखिए बेटा, जो आज मैंने कराया आपको एक्सपेरिमेंट और इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन, ये आप अच्छे से करेंगे। और जो इससे जो रिलेटेड जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, इसी तरह के जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं पेपर में, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आप कर लीजिए उन्हें, अच्छे से करेंगे, देन मैं कहती हूँ आप पूरा कर सकेंगे। ओके, थैंक यू।